हाँ, आज आज हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान का इतिहास, ठीक है। तो भारतीय संविधान का इतिहास जानने से पहले ये हमें बताएं, भारत में आने वाले सबसे पहले कौन है? पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, हाँ, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद स्वीड्स। फ्रांसीसी के बाद कौन है? स्वीड्स है, ठीक है। ये अंग्रेजों का क्रम रहा। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह खोली। फैक्ट्रियों से आसे ऐसा नहीं कोई नमकीन या बिस्किट बनाने की कोई फैक्ट्री थी। फैक्ट्री से आसे जहाँ पर अंग्रेज रहते थे, जहाँ पर अंग्रेज रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक किला सा बनवा लिया, दुर्ग बनवा लिया। दुर्ग बनवाने के बाद फिर उसके चारों तरफ चार दीवारी बनवा ली। चार दीवारी बनवाने के बाद समझिए इधर, फिर उसमें उन्होंने तोपे वगैरह लगवा दी, तोपे वगैरह लगवा दी। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो आए क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण आए। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 21 दिसंबर 1699, बिल्कुल सही है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हमको ये बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है उस समय इंग्लैंड में महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। जैसे आप पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो भारत में मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर। अकबर के काल को समझिए जरा, अकबर को महान माना जाता है, अकबर को महान कहते हैं, अकबर के टाइम को सबसे अच्छा कहते हैं। तो उसी समय महारानी एलिजाबेथ का जो समय है उसे भी इंग्लैंड का स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके काल को इंग्लैंड में स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है? जरा हमें ये बता दें, इस समय इंग्लैंड में सम्राट कौन है? क्या है? चार्ल्स तृतीय। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, एक चीज और हमें बता दीजिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो किसी के नेतृत्व में हुई हो? नेतृत्व करता कौन था बताएं? नेतृत्व करता था लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर, और लॉर्ड मेयर के साथ कितने लोग थे? लॉर्ड मेयर के साथ 217 लोग थे। 217 लोगों के नेतृत्व में, ठीक है, 217 लोगों के समूह में लॉर्ड मेयर के नेतृत्व में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसे क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कब स्थापना होती? एग्जाम में पूछा जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। स्थापना का मतलब क्या है? 31 दिसंबर महारानी ने उस राजलेख पर हस्ताक्षर किए। इस डेट में महारानी ने उस राजलेख पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। हम ये जानना चाहते हैं, इसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से चलते हैं तो भारत न आने के बजाय अंग्रेज सीधे चले जाते, कहाँ चले जाते हैं? इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया के बाद अंग्रेज हमारे देश में आते हैं। तो अंग्रेज हमारे देश में सबसे पहले कहाँ आए? ठीक है, अंग्रेज हमारे गुजरात में आए सबसे पहले, ठीक है, गुजरात में आए, सूरत में आए। इधर जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेज कब आए? 1608 ईस्वी में आए। जब 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री खोली जो स्थायी फैक्ट्री। तो वो स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ बनाई? सूरत में बनाई, ठीक है। हम मछलीपट्टनम की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ अस्थायी फैक्ट्री 1611 में खोली गई थी, ठीक है। जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया।
तो एक अधिनियम आता है 1726 का। 1726 के अधिनियम में ये कहा गया था कि बंबई, मद्रास और बंगाल भारत में 3 प्रेसिडेंसी होंगी। लिख लीजिए, देखिए 1726 के अधिनियम में ये कहा गया था बंबई, मद्रास और बंगाल 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की जाएगी। ठीक है, इधर अच्छा इसके बाद क्या होता है, देखो इधर देखिए, इधर देखिए 1726 के बाद में पता है 1757 में, इधर 1757 में एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और अंग्रेज जब प्लासी का युद्ध जीत गए, 1757 में अंग्रेज जब प्लासी का युद्ध जीत गए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ये भारतीय तो मूर्ख हैं, इनके साथ व्यापार करना क्या है, इनके साथ हमें क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। इन पे हमें क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए। तो शासन करने का विचार उसी समय से आया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना, केवल गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। नाम था वॉरेन हेस्टिंग जो था वो वॉरेन हेस्टिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने के लिए, बाबू की नौकरी करने के लिए लंदन से कहाँ आया? इंडिया आया। और इंडिया में वो एक बंगाल में एक बाजार था जिसे कहते हैं कासिम बाजार का वो अध्यक्ष चुना गया। कासिम बाजार का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। कासिम बाजार का अध्यक्ष चुने जाने के बाद फिर ये व्यक्ति पता है क्या बनता है? गवर्नर बनता है। गवर्नर बनने के बाद इसने पता है इसने बहुत ज्यादा घोटाले किए। बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति था। तो इसने कहा कि हमें और पैसा चाहिए। किससे इसने पैसे की मांग की? इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग की। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आपकी अच्छी सी जॉब लग गई, ठीक है, और आप इस समय भारत सरकार के अधिकारी हैं श्रीलंका में। ठीक है, भारत सरकार को पता चलता है कि आप श्रीलंका में बहुत ज्यादा पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, अपना भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके पास पैसा आ रहा है। तब आप एक रिपोर्ट लगाते हैं, भारत सरकार को एक रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा है, मेरे पास बड़ी समस्याएं हैं, मुझे और धन की जरूरत है। ठीक है, तो भारत सरकार क्या सोचेगी? कोई न कोई एक समिति का गठन करेगी, भाई इन्होंने क्या किया, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लेकर के आई जिसे क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। लिख लीजिए ना, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। अच्छा, 1773 में एक एक्ट आया जिसे क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। जरा ये हमें बताइए, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया क्या उसी वर्ष कोई अंतरराष्ट्रीय जगत में घटना ऐसी घटित हुई जिसे तुम याद करते हो? अमेरिका में कौन सी घटना घटित हुई? स्वतंत्रता के लिए? नहीं, अमेरिका आजाद हुआ 1776 में। 1776 में 4 जुलाई। बताए कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जो तुम 1773 याद करती हो? बड़ा महत्वपूर्ण घटना है, बताइए। नहीं पता? अरे इसी वर्ष बोस्टन टी पार्टी हुई। ठीक है, क्या हुआ था? बोस्टन टी पार्टी। जरा देखिए इसमें क्या कहा गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना। किसे कंट्रोल करना? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इधर इसमें कहा गया जो बंगाल का गवर्नर है, अब क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा।
और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। इसी अधिनियम में यह भी कहा गया था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। कलकत्ता में एक, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और स्थापना की गई 1774 में। एग्जाम में पूछा जाता है, 1774 में स्थापना की गई। जरा ये हमें बता दें, क्या यही आपका आज का उच्चतम न्यायालय है? नहीं। वेरी गुड, ये आज का हमारा उच्चतम न्यायालय नहीं है। तो आज का जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई? अगर ये हमारा आज का उच्चतम न्यायालय नहीं है तो जो आज का हमारा उच्चतम न्यायालय है जिसमें वर्तमान समय में 34 न्यायाधीशों का प्रावधान है, उसकी स्थापना कब? 1936। नेक्स्ट और कोई? और शिवेंद्र सर हिला दिया करो, नहीं बताया? नहीं, पीछे 1737 नहीं। कोई? अभिषेक इधर नहीं बता, किसी को नहीं। जो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट है आपका, इसकी स्थापना कब हुई? अगर स्थापना नहीं पता है, क्या ये कलकत्ता वाला 1774 ईस्वी का जो उच्चतम न्यायालय था, क्या वही उच्चतम न्यायालय है? नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है, जो ये उच्चतम न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय आज का मेरा नहीं। ठीक है, तो मेरा जो उच्चतम न्यायालय आज है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसकी स्थापना पता है? 28 जनवरी 1950। जो हमारा आज का उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। जरा समझिए, तुमसे प्रश्न पूछेगा, इसे हम फिर उच्चतम क्यों कहते हैं? ये उच्चतम इस उच्चतम में अंतर क्या है? समझिए जरा इधर, इस उच्चतम और इस उच्चतम न्यायालय, इस सुप्रीम कोर्ट और इस सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है? इस सुप्रीम कोर्ट में हम जब अपील करते हैं, इसके जजमेंट के खिलाफ हम कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। और इसके खिलाफ हम अपील कर सकते थे कहां? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में कहां? ब्रिटेन में कहां? ब्रिटेन में कहां? बोलिए ना सब लोग। नहीं नहीं, रानी के पास नहीं। नहीं नहीं नहीं, फैज नहीं। ब्रिटेन के न्यायालय, ब्रिटेन के न्यायालय में जरा हम जानना चाहते हैं, ब्रिटेन के न्यायालय का नाम क्या था? आप कलेक्टर बनेंगे, आप जवाब कैसे देंगे? बताइए। लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा वहां का पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अपर हाउस का नाम है लॉर्ड सभा और लोअर हाउस का नाम है कॉमन सभा। लॉर्ड ऑफ हाउस नहीं कहते, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन नहीं ना। पढ़ा सबने होगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं होगा। पता है, इसके खिलाफ हम अपील करते थे कहाँ? इसके खिलाफ हम अपील करते थे लंदन में करते थे, और लंदन की प्रिवी काउंसिल में। कहाँ करते थे? लंदन की प्रिवी काउंसिल में। इसलिए इसे हम उच्चतम नहीं कह सकते, केवल ये नाम का उच्चतम था। जैसे नहीं, तुम देखते हो गांव में कोई प्रधान जब भी नहीं जीत जाता है, हार जाता है, तो लोग क्या तब भी कहते थे? प्रधान जी, प्रधान जी। तो वो नाम का प्रधान है क्या? अरे वो कुछ भी कहिए, वो नाम का प्रधान है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई थी। एक बात ये कही गई थी कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, वे भारतीयों से रिश्वत नहीं लेंगे। दूसरी एक बात कही गई थी, क्या कहा गया था? कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। इसमें यहां तक एक और मेंशन किया गया था, यह कहा गया था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जिसके कार्य व्यापार भी होंगे, व्यापार का भी कार्य करेगा और
प्लस सैन्य के भी कार्य करेगा, व्यापार और सैन्य दोनों के कार्य करेगा। फिर इसके बाद कौन सा एक्ट आता है बताइए जरा। इसके बाद एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया जरा कोई बताएगा? 1781। 1781 जरा नोट कर लीजिए। 1781 में एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया तथा बंगाल में बिहार व उड़ीसा को भी जोड़ा गया। तथा बंगाल में बिहार व उड़ीसा को भी जोड़ा गया। इधर इसके बाद एक एक्ट आता है, जरा देखिए, इसके बाद एक एक्ट आता है जिसे क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स क्या है? पिट्स क्या है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये पिट्स इंडिया एक्ट, जरा इसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये पिट जो प्रधानमंत्री थे इनसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे? लॉर्ड नॉर्थ बुक और लॉर्ड फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी। समझिए इधर ब्रिटेन की कंडीशन क्या है? दो पार्टियों की मिलीजुली सरकार है, लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड बुक की। ठीक है, कुक नहीं, बुक्स। ठीक है, देख, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड बुक्स। ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, इधर मिलीजुली सरकार थी और ये लोग एक अधिनियम लाना चाहते थे, एक कानून लाना चाहते थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था डंडास अधिनियम। समझिए जरा, इधर लॉर्ड नॉर्थ इसको लाने चाहते थे, क्या? डंडास अधिनियम को। जब डंडास अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद इस अधिनियम पर विचार कर रही थी तो वहां की सरकार क्या हो गई? सरकार गिर गई। ब्रिटेन में पहला और अंतिम ऐसा अवसर आया कि किसी भारतीय मामले में सरकार विचार कर रही थी और सरकार गिर गई। जैसे नहीं अभी लिज ट्रस्ट की सरकार गिर गई, वर्तमान समय में कौन है प्रधानमंत्री वहां का? ऋषि सुनक। ठीक है, तो ये डंडास अधिनियम के बाद जैसे सरकार गिरने के बाद पिट्स प्रधानमंत्री बने, तो पिट्स जो एक्ट लेकर के आए उस एक्ट को क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बताया गया, जरा बताएगा कोई हमें? पिट्स इंडिया एक्ट बताए। कंपनी के कार्य को नियमित किया गया था, 20 वर्ष के लिए दिया गया था। चीन और चाय के साथ व्यापार कार्य नहीं, अब बहुत दूसरी जगह चले गए। ज्यादा हो गया। हाँ, कार्य बांट दिए गए। क्या बांटी गई समझे इधर? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और एक क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो बने। समझिए इधर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दो बने। अब इसमें क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? व्यापार करेगा। और ये क्या करेगा? ये करेगा संधि प्लस युद्ध वाले कार्य, संधि प्लस मित्रता करेगा, लड़ेगा। इसके ये सब कार्य सैन्य कार्य होंगे। ठीक है, इधर इसके बाद क्या होता है? अच्छा, तुम्हें पता है 1784 और अमेरिका आजाद हो गया 1786 में। तो अमेरिका में आजादी के समय वहां उस समय ब्रिटेन का प्रतिनिधि कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अब अमेरिका से कहां आ चुके हैं? ठीक है, इंग्लैंड। तो वहां पर चर्चा चलती है कि अब भारत में किसे भेजा जाए। वारेन हेस्टिंग का समय तो समाप्त हो चुका है। कब? 1784 में। अब 1784 के बाद किसे भेजा जाए? तो यही चर्चा चलती है किसे भेजा जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेज दे।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है हम ऐसे नहीं जाने वाले, हमको सेनापति की भी पावर दो तब हम चले जाएंगे। लिख ले 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया व सेनापति की भी पावर दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया व सेनापति की भी पावर दी गई। अगला आ जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट जरा समझे। इस एक्ट में सबसे पहले ये कहा गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाएगा 20 वर्षों के लिए। उसके बाद क्या कहा गया था, कहा गया लंदन में या भारत में जहां भी जो भी कार्य किया जाएगा, ठीक है, उन कर्मचारियों को जो भी हम वेतन सैलरी देंगे या बोनस देंगे वो सब हम कहां से देंगे, भारतीय राजस्व से देंगे, भारतीय राजस्व से देंगे। जो भी बोनस देंगे जो भी सैलरी देंगे सब कहां से देंगे, भारत के राजस्व से देंगे, ठीक है। अब समझिए जरा, इसके बाद इसके 20 वर्षों के बाद एक फिर एक्ट आता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ये एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इस पर प्रश्न बनते हैं। इस एक्ट में क्या कहा गया था, इस एक्ट में समझिए इधर हमारे देश में केवल ईसाई मिशनरी अभी प्रचार करने नहीं आते हैं। इस एक्ट में कहा गया ईसाई मिशनरी भारत आएंगे, धर्म प्रचार की उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। इस एक्ट में कहा गया कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा पर काहे पर, साहित्य, विज्ञान, कला, इस पर खर्च किया जाएगा। और खर्च कहां पर किया जाए, जहां पर कंपनी शासन करती है। समझिए जरा, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, जहां पर कंपनी शासन करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले शिक्षा की बात की जा रही है हमारे देश में। शिक्षा जरा समझिए इधर, शिक्षा हमारे देश में शिक्षा कैसे होती थी जरा बताएं। गुरुकुल में देखिए इधर 2 मिनट कहानी एक सुन लें। गुरुकुल शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति के पुनीत प्रांगण में होते थे, ठीक है। गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी वहां सर्वे सर्वा कौन होता था, गुरु। उसका जो मन होता था वो पढ़ाता था, ठीक है। राजा उसमें दखल नहीं देता। गुरुकुल में पढ़ने से पहले एक संस्कार होता था। संस्कार का क्या नाम था बताएं, उपनयन। अच्छा एक बात बताएं, हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? पहला संस्कार 16 संस्कार। देखिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार पता होने चाहिए। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुष्पमन, पुत्र प्राप्ति के लिए, तीसरा संस्कार है सीमांतोत्सर्जन, गर्भ में संतान सुरक्षित रहे, ठीक है। चौथा संस्कार है जात क्रम। जात क्रम मतलब नहीं, जात क्रम मतलब वो नहीं होता है छठी, जात क्रम। और 5वां संस्कार है नामकरण। इधर पहला संस्कार है, पहला गर्भाधान, दूसरा पुष्पवन, तीसरा सीमांतोत्सर्जन और चौथा है जात क्रम और 5वां है नामकरण। अब नामकरण तो माता पिता पहले रख लेते हैं, जन्म लेने से पहले उसका, ठीक है। नामकरण हो गया। नामकरण के बाद में पहले बच्चे घर में होते थे, अब बच्चे कहाँ हैं, अस्पताल में होते हैं। तो पहले घर में होते थे, नामकरण के बाद कुछ समय के बाद उसे निकलने दिया जाता था, उसे निष्क्रमण कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध घर से निकले थे उसे महानिष्क्रमण कहते हैं। इसे क्या घर से निकला तो क्या कहेंगे, निष्क्रमण। और निकलते निकलते फिर वो बाबा की पीठ पे बैठ लेता है, कहीं मंदिर टहलाता। बाबा भी होशियार होते, उसे मीठा चावल खिला देते। मीठा चावल मतलब खीर खिला दी। क्या हो गया, अन्नप्राशन। क्या हो गया, अन्नप्राशन। और अन्नप्राशन के बाद वो खुद बाबा नजर आता था। बाबा नजर आता, बाल बड़े बड़े हो जाते थे। बाबा कहते थे आओ
क्या करवा दे, मुंडन हो गया। अब मुंडन हो जाने के बाद वो पता है वो इतना शैतान हो जाता था, इधर वो इतना शैतान हो जाता था, उसके जो साथी होते थे उसके खूब उसे मारते थे। अब वो बेचारा किसको मारे, वो बस बाबा दादी दो को, तीसरे को तो मार नहीं सकता, बाबा को परेशान करे, दादी को परेशान करे। उसके बाद उसकी माँ ने कहा ठीक है ऐसे नहीं, इसे डराया जाए। क्या कर दिया गया, कर्ण छेदन संस्कार। कौन सा संस्कार हुआ, कर्ण छेदन संस्कार। कर्ण छेदन संस्कार के बाद माँ कहती है ऐसे नहीं, चल बैठ पढ़। तो माँ पहली गुरु है, माँ पहली गुरु है, ठीक है। तो क्या माँ ने पढ़ाना शुरू किया। जब माँ ने शुरू किया पढ़ाना, उसने कहा नहीं पढ़ेंगे, तुम पहले पढ़ो, ठीक है, ऐसे बोलते बच्चे। तो फिर क्या हुआ, माँ ने कहा चलो तुम्हें गुरु को ही बुलाएं, ठीक है। तो फिर संस्कार हुआ उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार टेकिंग नियर द टीचर, गुरु के समीप ले जाना। फिर गुरुकुल गया, फिर विद्यारंभ, फिर उसके बाद वेदारंभ, वेदारंभ के बाद केशकांत, केशकांत समावर्तन, समावर्तन के बाद में फिर नहीं, समावर्तन को दीक्षांत कहते हैं इधर। फिर वो आता है, कहते आप घर लौट चले, समावर्तन घर लौट आता है। माँ भी बड़ा इंतजार करती है, कहती रोज रोज खाना बनाते हैं, बेटा आएगा फिर विवाह करेंगे, बहू आएगी, ठीक है। तो संस्कार क्या हो जाता है, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार 15वां संस्कार है, और बस उसके बाद फिर अंतिम संस्कार। समझ गए। शिक्षा हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे कहानी सुनाई जाती थी शिक्षा, पर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, बौद्ध काल में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय बने, ठीक है। इसके बाद शिक्षा में क्या देखते हैं, कोई एक सही सिस्टम से अगर देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, फिर जब मुस्लिम आए तो हमारे देश में शिक्षा का पतन हुआ, ठीक है, उतना वो डेवलप नहीं रहा। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उसे सही नहीं उठने दिया और पतन होता रहा। फिर अंग्रेजों ने पहली बार, ठीक है, एक व्यवस्था की 1813 में, क्या कहा कि 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा जहां पर कंपनी शासन करेगी, ठीक है, काहे के लिए, साहित्य, विज्ञान और कला की शिक्षा देने के लिए, ठीक है। यहीं पर एक प्रश्न आता है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार। एकाधिकार समझते हैं, एकाधिकार समझते हैं। एकाधिकार का मतलब ये है, जैसे आपको हरदोई में एक मान ले महत्वपूर्ण चीज क्या है, नमक, आपको पूरे हरदोई में नमक बेचने का अधिकार है, आपके अलावा कोई दूसरा बेच नहीं सकता है, समझ रहे, आपके अलावा कोई दूसरा बेच नहीं सकता है। आपने कहा टाटा नमक हम ही बेचेंगे केवल, और कोई दूसरा नमक बिकेगा ही नहीं। इस समय कितना 28 रुपए का चल रहा, आपने कहा नहीं हटाओ 28, 128 का बेचेंगे, जैसा आपका मन होगा वैसा बेचेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरीके से व्यापार का एकाधिकार किसके पास था, अंग्रेजों के पास। ये एकाधिकार हटाया गया। यही पर प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछा गया है कि भारत विदेशी कपड़े का बाजार कब बन गया, ठीक है, 1813 ईस्वी के एक्ट से। 1800 एग्जाम में आया हुआ है, भारत विदेशी कपड़े का बाजार कब बन गया, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कंपनी का फिर कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक नया चार्टर एक्ट आता है, कब आता है, 1800 बताएं, 1833 में। समझिए जरा, 1833 में, समझिए 1833 से पहले 1828 में, 1828 में बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बताए, लॉर्ड विलियम बैटिंग, समझे, लॉर्ड विलियम बैटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बैटिंग कब बने, 1828 में। लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय में ही 1828 में बताए राजा राम मोहन राय ने क्या किया, समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ की,
भाई पूरा व्यवहार वही करे कलेक्टर वाला, अधूरा बता के मत रोके, ठीक है? पढ़े, पढ़ कर के आए, समझ रहे? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में, ठीक है? और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की? मुंबई। मुंबई में। कब की? 1875 में। पता है तुमने एक का नाम सुना है, वैलेंटाइन चिरोल ने किसे कहा था भारत में शांति का जनक? तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को। अच्छा, वैलेंटाइन चिरोल ने किस संस्थान को कहा था भारत में अशांति का जनक? किस संस्था को? लो, खाली इतना ही चेंज किया मैंने। वैलेंटाइन चिरोल ने खूब पढ़ रखा है, भारत में तिलक को अशांति का जनक कहा, व्यक्ति को। अगर कहे किस संस्था को कहा भारत में अशांति का जनक? होम रूल। अगर संस्था पूछ दे, देखिए ना, संस्था पूछने एकदम भीड़ घट रही है। अगर आपसे संस्था कह दे तब नहीं जवाब देंगे क्या? देना पड़ेगा। किसे कहेंगे? बिल्कुल सही है, आर्य समाज। किसे? आर्य समाज। पता है इसके बाद इन्हीं के समय की बात कर रहे हैं, इधर इन्हीं के समय 1829 में 1929 राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का निधन हो गया। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का निधन हो गया। निधन हो गया तो घर में बड़ा शोक की लहर। तो राजा राम मोहन राय ने देखा कि भाभी नहीं, तो वो भाभी को रेडी किया जा रहा है। उन्होंने कहा क्या किया जा रहा है? बोला भाभी जो है भैया की अभी चिता जलेगी तो भाभी भी उसमें बैठ जाएगी जाकर के। तो राजा राम मोहन राय ने कहा एक तो हम अपने भाई को खो रहे हैं और साथ साथ में भाभी जी को क्यों खो दें? साथ साथ में हम भाभी जी को क्यों खो दें? तो राजा राम मोहन राय ने समझाया। फिर राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कहकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा को प्रतिबंधित कराया। समझिए इधर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके कहने से? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये दो चीजें याद रखिए। लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह। अच्छा, विधवा विवाह की समस्या कैसे क्रिएट हो गई? विधवा विवाह की ऐसे समस्या, विवाह भी कितने प्रकार के होते? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, ठीक है, प्रजा बंधनी होते हैं, 4 हाँ बिल्कुल, 4 बंधनी 4 निंदनी होते। तो जो 8 प्रकार के विवाह थे, तो उसमें एक देव विवाह होता था। देव विवाह में क्या होता था? जैसे पुजारी आया, उसने पूजा कराई, पूजा कराने के बाद घर वाले, एक बच्चे तो तब होते नहीं थे, लगभग एक क्रिकेट टीम जैसे बच्चे होते थे, ठीक है। घर में किसी घर में 15-15 लोग हैं। देखिए कृषि वाले देशों में, जो कृषि प्रधान देश होते हैं, वहाँ ज्यादातर आप जनसंख्या ज्यादा पाएंगे, ठीक है। और एक चीज इकोनॉमिक्स का फैक्ट है, वो देश क्या होते हैं? हल्के पिछड़े देश होते हैं। कृषि पर आश्रित होते हैं वो देश, कैसे होते हैं? पिछड़े देश होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो पूजा कराने आया, उसने कहा कि ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा अरे चलो ना अपनी कन्या का विवाह कर दें, ठीक है। तो कन्या छोटी, लगभग एज 7 साल, ज्यादा 10 साल, 11 साल में विवाह हो जाता था। 11 साल में विवाह हो गया। और वो पुजारी की एज 45 साल, पुजारी की एज 45 साल, ठीक है। 15 साल, 10 के बाद 15, लड़की की एज कितनी? 25 साल, और वो 70 साल, वो 70 क्या 60 साल, ठीक है। राम राम सत्य हो गए। तो ऐसे क्या है, वीडियो को पूछाता हूँ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे नारायण का विवाह, एकलौता बेटा था, नारायण का विवाह एक विडो से ही करवाया। समझिए इधर, राजा राम मोहन राय के कहने से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कहाँ लगाया बताएं? बंगाल में। और 1830 में कहाँ? मद्रास प्लस बंबई। ये देखिए, जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया वो लगाया पता है 1829 में, ठीक है। अब आपको थोड़ा तो ज्यादा बताना ही पड़ेगा, एक्सप्लेन में लिखना है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्टिव नहीं तो वो जानना चाहता है कि आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कहाँ प्रतिबंध लगाया? बंगाल में। अगले साल प्रतिबंध कहाँ लगा दिया? बंबई और मद्रास में, ठीक है। जरा और देखिए, इसी समय
इसी समय 1830 में एक ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया। ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि बंगाल प्रांत का जो गवर्नर जनरल है वो अब क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये अब क्या बनाए गए, भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आपसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने क्या किया, इन्हीं के समय में इनको एक सलाह देने के लिए सलाहकार बना। सलाहकार कौन बना, लॉर्ड बताए, लॉर्ड मैकाले बना। कौन बनता है, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले लंदन से पता है कब आता है, 10 जून 1834 को। समझिए, जब लॉर्ड मैकाले भारत आया तो भारत कैसा देश था, भारत में कोई सुबह 5 बजे जग जाए वो अल्लाह अकबर अल्लाह, ठीक है, और 5 बजे सुबह 4 बजे मंदिरों का घंटा बजना शुरू हो जाए, ठीक है। अब वो सुबह सुबह अंग्रेज सोने वाले सुबह सुबह, और सुबह वो मंदिरों का घंटा बजे और सुबह वो नमाज हो। लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को एक लेटर लिखा, अगर पिताजी मेरी एजुकेशन पॉलिसी कभी सफल हुई तो ये भारतीय जो लुंगी उंगी पहले नहीं घुमा करते एक दिन सूट बूट में बैठे हुए कृत्रिम अंग्रेज नजर आएंगे। सच है कि नहीं सच है? आपके यहाँ से ज्यादातर लोगों के यहाँ से हर हिंदी मीडियम बंद हो चुका होगा, इंग्लिश मीडियम में आ गए होंगे, ठीक है। धीरे धीरे अब हमें लगता है वो देसी वाला पोशाक सबने बंद कर दिया होगा, सूट बूट में सब आ गए, ये वेस्टर्न कल्चर ही तो है। तो लॉर्ड मैकाले क्या कहता है, लॉर्ड मैकाले कहता है भारत के बारे में, कहता है शिक्षा, इसे बंगाल की शिक्षा समिति का प्रधान बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले पूरे भारत में टहला, एक राजा के यहाँ गया, हाँ ऐसा है मैं वहां लंदन से आया हूँ, न्याय कैसे देते हो, न्याय दो। तो उसने देखा एक केस आया किसी को किसी ने मारा और एक हाथ टूट गया, समझिए इधर। तो राजा ने कहा अच्छा तुम्हारा हाथ टूट गया है, तुम ऐसा करो ना इसके भाई का हाथ तोड़ दो, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अगले में पहुंचा तो अगले में पता चला एक का उसने सर जो है तलवार से धड़ से अलग कर दिया है। तो उसने कहा अरे ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा कष्ट नहीं हुआ होगा, तुम्हें क्या करते हैं 3 वर्ष की सजा दे देते हैं। एक अदालत में पहुंचा, वहां चाकू से गोद के मारा गया, उसने कहा बड़ा ज्यादा कष्ट हुआ होगा, अरे ऐसा करते हैं तुम्हें 20 वर्ष की सजा दे देते हैं, ठीक है। आगे गया तो एक मंत्री का भैया निकल आया भाई, तो उसने कहा चलो ना तुम्हें कम सजा देते हैं, तुम्हें ऐसा करते हैं 6 माह की सजा दे देते हैं। ये ऐसी सजा का प्रचलन था। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया पता, आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, यूपीएसआई के बारे में अगर कभी फॉर्म सोचा हो तुमने, तो मैकाले ने भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। कहा कि तुम्हारे द्वारा प्राण निकल गए, मतलब क्या, तुमने 302 कर दिया, और 302 में जज साहब जो जजमेंट सुनाएंगे उन्हें भी निश्चित कर दिया आप इसे 15 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के बीच में ही सजा सुना सकते हैं, कारावास सुना सकते हैं, आप इसे फांसी सुना सकते हैं, आप इसे आर्थिक पनिशमेंट देंगे तो 2 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में ही दे सकते हैं। ऐसे ऐसे उसने जज को भी बांधने का प्रयास किया, किसके माध्यम से, भारतीय दंड संहिता के माध्यम से। शिक्षा के बारे में वो क्या कहता है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा के बारे में क्या कहता है, कहता है भारतीय भाषाएं अविकसित व गंवारू हैं, भारतीय भाषाएं अविकसित और गंवारू हैं। भारत के साहित्य में कहानियां सुनी होगी आपने मम्मी से कहीं किसी से, तो भारत के साहित्य में बड़े बड़े राजाओं का उल्लेख मिलता है, राजा इतने थे 20-20 फीट लंबे राजा, कभी कहानी सुनाई गई हो। और कभी कभी कोई ऐसे ऐसे संत चलते थे जिनकी दाढ़ी मूछें जो है जमीन में लटकती थी, वो जाते थे, ठीक है। कभी कभी ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि वो पूरा का पूरा वो समुद्र सूख लेते हो। ऐसी ऐसी कहानियां जो है, ठीक है, भारत में पढ़ाई जाती हैं। अगर यूरोप के एक लड़कियों के कॉलेज में, गर्ल्स के कॉलेज में अगर ये कहानियां सुनाई जाएंगी तो वहां की लड़कियां बहुत ज्यादा हंसेंगी। इस प्रकार वो मजाक उड़ाता है। कहता है भारतीयों की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कहता है,
अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। और इसके पीछे कारण क्या देता है? कारण क्या देता है? अगर बिल्कुल सही हो तो बताना कि लॉर्ड मैकाले सही कह रहा था। कारण देता है, कहता भारतीय अंग्रेजी बोलने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहता भारतीय अंग्रेजी बोलने के लिए लालायित रहते हैं। और दूसरा कारण क्या देता है? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसलिए बनाया जाना चाहिए, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। तीसरा उदाहरण वो क्या देता है? ठीक है, कहता शिक्षा उसे दो जिसके पास पढ़ने का समय हो। ठीक है, छनाई का सिद्धांत आपने बीएड का रखा होगा, इसका मतलब बीएड में लीजिए क्या है। हाँ, तभी आप बता रहे। इधर कंपनी का कार्यकाल फिर क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसी 1833 में, जरा नोट कर ले, 1833 में कहा गया कि कंपनी प्रतिवर्ष अब 1 लाख नहीं, कितने खर्च करेगी? 10 लाख रुपए। 1 लाख नहीं, अब कितने खर्च किए जाएंगे? 10 लाख रुपए। और कंपनी का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। जरा समझिए, इधर अगला चार्टर एक्ट 1833 में 20 ऐड करेंगे 1853। कब आता है? 53 में आता है। और इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम भारतीयों की शिक्षा की अनदेखी नहीं कर सकते। समझिए, इधर 1813 से लेकर के 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कब तक? 1833 तक। और 1833 से 1853 तक कितना है? 10-10 लाख रुपए प्रतिवर्ष। अभी तक खर्च ही नहीं हुए, अभी तक पैसे खर्च ही नहीं हुए। अब 1853 आया। 1853 में क्या कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी तत्काल कोई कदम उठाए। तो कंपनी का उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का प्रधान था, नाम था चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड सबसे महत्वपूर्ण है, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड का एक घोषणा पत्र आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ बताइए भैया। वुड डिस्पैच कब आता है? क्या? 1854 आता है। 19 जुलाई 1854। समझिए जरा, वुड डिस्पैच कब आया? 19 जुलाई 1854। सबसे पहला इसका पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था भारतीयों की शिक्षा के लिए उत्तरदायी हम हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी नौकरी नहीं लगती तो उत्तरदायी कौन है? हम हैं। आप मेहनत तो करिए। तो क्या कहा गया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात क्या कही गई कि शिक्षा कैसी होगी? क्रमानुसार, क्रमानुसार होगी। कैसे? पहले होगा पूर्व प्राथमिक होगा, पूर्व प्राथमिक के बाद में क्या आएगा? प्राथमिक आएगा। फिर क्या होगा? जूनियर स्कूल होंगे। जूनियर स्कूल के बाद क्या होंगे? नहीं, हाई स्कूल। हाई स्कूल होंगे और हाई स्कूल के बाद में कॉलेज होंगे। और कॉलेज के बाद में क्या होगा बताएं? विश्वविद्यालय होगा। कॉलेज के क्या बाद होगा? विश्वविद्यालय होगा। जरा समझिए, इधर सबसे पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय होंगे, फिर प्राथमिक होंगे, फिर जूनियर स्कूल होंगे, फिर हाई स्कूल होंगे, फिर कॉलेज होगा और फिर क्या होगा? विश्वविद्यालय होगा। इसने कहा जो पढ़ाने वाला टीचर होगा, बहुत बार देखते पढ़ाने वाले टीचर, टीचिंग किसके लिए नहीं है? पढ़ाने चले आए। ठीक है, कहा टीचर वही होगा जिसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के लिए क्या है? विद्यालय होंगे। कौन से विद्यालय खोले गए? बताएं? नॉर्मल स्कूल। भैया नॉर्मल स्कूल खोले गए। अब बताएं ना, नॉर्मल स्कूल कहाँ खोला गया? हरदोई में कहीं था? नहीं, फिर तुम हरदोई रहने वाले नहीं। कहाँ था बताओ? जगह नहीं पता, पर कहीं पर हमने देखा है नॉर्मल के नाम से। हाँ, बिलगराम चुंगी कौन पहुंच गया पहले बताओ? बिल्कुल सही है। बिलगराम चुंगी से लेकर भैया इधर
मुन्ने मियाँ चौराहा जो है उसके पास अगर इधर से जाएंगे, बिल्कुल सही है। वो कौन सा स्वीट हाउस बता रहे? अच्छा हाँ वो सही है, ठीक है, वहीं पर पास में ही, ठीक है, नॉर्मल स्कूल। शायद वो टूट करके उसकी ईंटें ईंटें निकाल के लोग बेच रहे हैं, गेस्ट हाउस बन गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही नॉर्मल स्कूल का। यहाँ पर कहा गया कि भारतीय विश्वविद्यालयों की अनदेखी करते हैं और भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। कहाँ? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का आधार क्या होगा? लंदन विश्वविद्यालय। ये एक बात यहां पर ये स्पष्ट कर दी गई। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगा। इन्होंने कहा, चार्ल्स वुड ने कहा शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा होगा, प्राथमिक स्तर पर, फिर राष्ट्रीय भाषा, फिर हिंदी या अंग्रेजी जो लेना चाहे। उच्च शिक्षा लेते हैं तो आप अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ले, ठीक है। ऐसी बात किसमें कही गई? किसने कही? चार्ल्स वुड ने कही, ठीक है। 1853 की बात है। 1853 के बाद तुम्हें पता है 1857 है। 1857 में देश में क्रांति हो गई, ठीक है। 1857 में क्रांति हुई और क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। कारतूस किस बंदूक में लगता था? न्यू इनफील्ड राइफल। वेरी गुड, बहुत सही है। न्यू इनफील्ड राइफल से पहले कौन सी राइफल थी? वेरी गुड, ब्राउसबैन राइफल थी। न्यू इनफील्ड राइफल में कारतूस जो लगता था, वो कारतूस एक हाथ में गन, देखिए इधर गन आप छोड़ करके कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गन छोड़ दी, रख दी गन, आपने कहा कारतूस निकालने, जैसे हमें क्या, हमें नहीं चलाना आता है तो हम तो रख देंगे। तो ऐसी कंडीशन में कोई पीछे से आएगा, मार देगा, बंदूक भी छीन लेगा। बंदूक साथ में रखनी है, ठीक है, एक हाथ में। कारतूस निकाले, लॉक खोला, लगाया बुलेट, फायर किया, ठीक है। बंदूक आपको छोड़नी नहीं है, राइफल नहीं छोड़नी है। न्यू इनफील्ड राइफल थी। तो बंगाल में छावनियां थी 3, इधर एक थी दमदम, एक थी बहरामपुर, एक थी बैरक। एक कुछ लोगों के अंदर भ्रम बैठा रहता है कि बैरकपुर मेरठ वाली छावनी तो नहीं, मेरठ छावनी। एक दमदम, एक बहरामपुर, एक बैरकपुर। दमदम में कुछ लोगों ने विरोध किया, ये कारतूस गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी का है। जितने लोगों ने विरोध किया उन्हें मरवा दिया। यही बात धीरे धीरे बहरामपुर में पहुंची। बहरामपुर के बाद बैरकपुर मंगल पांडे को 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने, ठीक है, फांसी दे दी। और फांसी दे जाने के बाद ये बात देखे ना, बहुत समय लगता। आज के समय में संचार के अच्छे साधन है, ठीक है। तो पहले क्या ये बात कहां पहुंची? दानापुर कहां पड़ता है? बिहार। और बिहार से कानपुर से मेरठ। और तुम्हें पता है मेरठ में उस समय तोप खाने का मुख्यालय था। क्या था? मेरठ। और ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी शिमला। तो जब मेरठ में लोगों ने संडे के दिन 10 मई को क्रांति शुरू कर दी, ठीक है, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, बहुत से अंग्रेज मारे गए। अंग्रेज मारे जाने के बाद, क्योंकि अंग्रेज संडे के दिन क्या करते हैं? छुट्टी की शुरुआत किसने की? एलनबरो ने। कब की? 1843 में, बिल्कुल सही है। तो जैसे छुट्टी हुई, भारतीयों ने क्या किया? मेरठ छावनी पर अधिकार कर लिया। फिर दिल्ली के बाद फिर लखनऊ, फिर कानपुर, ये क्रांति होती रही, ठीक है। क्रांति को दबाने के लिए क्रांति दबाई गई। क्रांति जैसे समाप्त हुई तो एक एक्ट आता है नया 1858 का, जरा नोट कर लें। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, समझिए। इस अधिनियम में क्या कहा गया? देखिए गवर्नर जनरल कौन है? क्रांति किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में जब क्रांति हुई
तो ये कहा गया कि अब नया गवर्नर जनरल कौन बनेगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि थोड़ा परिवर्तन कर दें, गवर्नर जनरल के साथ इसे क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वायसराय। देखिएगा गवर्नर जनरल भी रहेगा प्लस क्या बोला जाएगा, वायसराय। अब जब पूछा गया भाई कौन बनेगा, अंग्रेज 1857 की क्रांति आपने सीरियस नहीं पढ़ी होगी, इतना बड़ा विरोध था कि अंग्रेज बहुत डर गए। अंग्रेजों ने से पूछा गया भाई कौन बनेगा नया वायसराय, कौन बनेगा गवर्नर जनरल, तो सबने कहा नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे भारत नहीं जाना, सबने मना कर दिया। तो अंग्रेज बड़ा दिमागी थे, अंग्रेज कहते भारतीय तो वही है जो नए नए कपड़े खरीदते हैं, कभी त्योहार जब होता होली में नए नए कपड़े खरीदते हैं और पहन करके अपने घर में ही जाते हैं अपने पिताजी के या बाबा जी के सामने, हाँ मुझे पहचाना, क्या कहते मुझे पहचाना, ठीक है तुम ऐसा करो ना, तुम नए कपड़े पहन करके आओ, तुम्हें ही बना दें। किसे, लॉर्ड कैनिंग को। तो अगला कोई बना दूसरा नहीं, कौन रहा, कैनिंग ही रहा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही रहा। अच्छा जरा ये समझ लें, गवर्नर जनरल और वायसराय, वायसराय कब ये बोला जाएगा, जैसे भारत में उपराष्ट्रपति है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जब सभापतित्व करता है तब भी उसे उपराष्ट्रपति महोदय बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। बिल्कुल ये जो गवर्नर जनरल जब देसी रियासतों से बात करता, देसी रियासत जो थी उनसे जब बात करता, तब इसे क्या बोला जाता था, वायसराय। वैसे इसे क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल, ठीक है। यहां पर कहा गया एक भारत परिषद होगी, भारत परिषद होगी, और भारत परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी बताइए, 15, 8 कंपनी के कर्मचारी, 7 कांग्रेस के, ठीक है। यहीं पर एक बात कही गई थी कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या था, कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सा सम्राट, मुगल सम्राट, मुगल सम्राट का पद आज से समाप्त कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, आज से अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, अब कौन शासन करेगा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा। इसके संदर्भ में भारत में पता है, इसके संदर्भ में भारत के बुद्धिजीवी वर्ग क्या बोलते हैं, कहते अभी तक प्राइवेट बैंक में खाता था, अब किस बैंक में हो गया, सरकारी बैंक में। भारत के बुद्धिजीवी क्या टिप्पणी करते हैं, कहते अभी तक हमारा अकाउंट प्राइवेट बैंक में था, अब हमारा अकाउंट कहाँ हो गया है, सरकारी बैंक में हो गया है। देखिए अगला एक कहता है, देखिए 1861 का है भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 1861 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई, बताएं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है अथवा ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। कोई हमको ये बताए अध्यादेश जारी करना क्या लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक नहीं है, जरा समझते रहे। लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोकतांत्रिक में विचार विमर्श होता है और ऑर्डिनेंस में विचार विमर्श नहीं होता है, ठीक है, सदन में इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है, कानून बन जाता है। अच्छा ये बताए वर्तमान समय में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, 123, वेरी गुड, 123। अच्छा राज्यपाल महोदय करते हैं 213, राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करते हैं 213 के तहत, राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। अच्छा इसी समय में
पता भारत में पहली बार बजट पेश किया गया किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा क्या किया गया? बजट पेश किया गया। अच्छा, एक और बात हुई, इसी समय विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी समय विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अभी रेल बजट साथ में ही था, ठीक है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या टाइम हो गया? हमारा टाइम हो गया इधर। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण आता है 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया जो काउंसिल होगी वहां पर भारतीय सदस्य क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद 1909 में क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार। कोई हमको बताए मार्ले मिंटो ये कौन था? ये कौन था? मार्ले सचिव हो, ये बताए? हाँ, गवर्नर जनरल। इधर जरा समझिए, वायसराय था। जब मार्ले मिंटो सुधार हुए तो मार्ले मिंटो सुधार सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। जरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, कोई बताएगा? इसके तहत सर उस एरिया में सर सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं और मुस्लिम ही वोट देंगे। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, एक बात बताओ, आज भी निर्वाचन क्षेत्र है हरदोई, लोकसभा का हरदोई सुरक्षित सीट है, SC ST के लिए सुरक्षित है, वोट देते सब है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को क्या बोलेंगे? हाँ सुमेंद्र, इधर देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र वह निर्वाचन क्षेत्र, जैसे शाहाबाद ले लेते हैं एक उदाहरण। शाहाबाद में मुसलमान अगर 50% से ज्यादा रहते हैं तो चुनाव लड़ने वाला कौन होगा? मुसलमान, ठीक है, मुसलमान चुनाव लड़ेगा। वोट करने वाला कौन होगा? मुसलमान। अच्छा, एक बात बताओ, जब किसी हमारे प्रतिनिधि को हमारे वोट की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए कोई मदद करेगा? नहीं करेगा। सड़क बनवाएगा, लाइट आएगी हमारे यहाँ, वो कहेगा इसके यहाँ जो जा रहे हैं वो भी काट लो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये अंग्रेजों ने क्या किया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। आज आप हरदोई में क्या देखते हैं? आज के समय की सीट क्या है? सुरक्षित है, लड़ने वाला सुरक्षित सीट है, SC ST का होता है, ठीक है, वोट करने वाले सब होते हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को हम बोलेंगे क्या? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे बताइए? नहीं पता है? नहीं पता है? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को बोला जाता है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। जरा समझिए, यहाँ पर थोड़ा और बताना चाहते हैं, समझिए। अंग्रेज क्या कर रहे थे? फूट डालो राज्य करो, एक जगह मुसलमान रहेंगे, एक जगह ईसाई रहेंगे, तो उनमें आपस में समन्वय होगा ही नहीं, न तो एक दूसरे की संस्कृति जानेंगे, तो हम लोग क्या एक अलगाव बना रहेगा, एक क्या बनेगा? अलगाव बनेगा। तो इन्होंने क्या किया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र शुरू कर दिया। उसी प्रकार बाबा भीमराव अंबेडकर जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए तो उन्होंने क्या मांगा? हमें भी पृथक, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग आया, उसके बाद 1932 की घटना है। गांधी जी उस समय अरबदा जेल में थे। गांधी जी ने उसमें आमरण अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की 21 सितंबर 1932 को। गांधी जी को अम्बेडकर ने जब देखा कि भूखे हैं बहुत दिनों से, 2-3 दिन हो चुके हैं, कहीं ऐसा न हो वृद्धावस्था में गांधी जी का निधन हो जाए, ठीक है, तो गांधी जी से मिलने अरबदा जेल गए। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ उसे क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में। इस पूना पैक्ट में अंबेडकर ने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र अगर मिल जाएगा तो देश भविष्य में बहुत से टुकड़े हो जाएंगे, देश में बहुत से टुकड़े हो जाएंगे।
हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, पृथक की क्या जगह चाहिए, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तब अब हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ, संयुक्त। तो संयुक्त में सभी को वोट करने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद अगला आता है 1919 का। 1919 का जो अधिनियम है उसे हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड क्या है, गवर्नर जनरल। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया गया भैया पता है, सिखों को क्या भैया, अरे कृपाण नहीं, सिख धर्म है, सिख धर्म कृपाण धारण करते हैं। सिख पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक के बाद लहना के बाद में रामदास नहीं, अमरदास के बाद रामदास के बाद अर्जुन देव के बाद, सब लोग मदद करो, अंगद के बाद, अंगद फिर मत कहो, अर्जुन के बाद में, हाँ छठे नहीं, हरगोविंद के बाद, हरराय के बाद हरकिशन जो सबसे कम, तेग बहादुर के बाद में तेग गुरु गोविंद। देखे ना, किसी के नाम में सिंह नहीं लगाया, गुरु गोविंद के आगे सिंह लगा रहे हो, क्यों, कोई बता सकता है? उन्होंने मारना काटना शुरू कर दिया। नहीं सर, उपाधि और महिलाओं के लिए और क्यों ऐसा क्यों? वो राजनीतिकरण, वो सैन्य व्यवस्था कर दी थी ना। नहीं, सैन्य व्यवस्था कर दी, राजनीतिकरण कर दिया, ऐसा था। उन्होंने एक बार सरदारों से कहा कि ऐसा करो ना, सिखों से कहा कि एक परीक्षा ली, बलिदान के लिए टेस्ट लिया, और बलिदान में जो सिख पास हो गए उन्हें क्या कहा, पंच प्यारे के बाद उसी समय उन्होंने कहा जो सिख पुरुष है वो सिंह लगाएगा, आज से हम गुरु गोविंद नहीं, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, और महिलाएं जो है वो नाम के साथ कौर लगाएंगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर बंदा बहादुर आ गए, लक्ष्मण दास, बंदा बहादुर के बाद में रणजीत सिंह आएंगे। रणजीत सिंह के बेटे का नाम बताओ, दिलीप सिंह। कहाँ दिलीप सिंह आ गए, दिलीप सिंह जिसने कोहिनूर हीरा दिया था। रणजीत सिंह के बाद में खड़क सिंह के बाद में ननिहाल सिंह के बाद शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह। तुमने तो बाबा पता नहीं कहाँ ले गए। ठीक है, तो ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपका शायद 28 मई या 14 मई को एग्जाम है, 28 को है। ठीक है, तो याद रहे रणजीत सिंह के बाद में नहीं, खड़क सिंह के बाद ननिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद में देखिए ऐसा इधर देखिए, बिल्कुल ऐसे याद कैसे रहता है, जैसे हम तो तुम्हें ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं तो नहीं गया था, आप ही तो गए थे वहां तक, गुरु नानक के पास में, सिख धर्म से संबंधित वो कृपाण तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 तक। ठीक है, वहां तक गए। मैंने आपको सिख धर्म कहने का मतलब ऐसा पढ़ो ना कि एक बार में कोई पूछे ना तो एक बार में पूरा रिवीजन हो जाए। कोई भी पूछ देना पूरा का पूरा, ये लो, समझ रहे। और अगर जैसे तुमने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दिया, अच्छा सच बताओ ना, क्लास 1 में जब पढ़ते थे तो एक किताब थी, एक किताब भाई रट लिया, ये भी बहुत ज्यादा होता है। जब और आगे बढ़े, ग्रेजुएशन करने लगे, 9th में आए, तब देखा अरे किताबें बहुत ज्यादा हो गई। तब ऐसा लगता था एक क्लास 1 वाली किताब मिल जाए ना तो एक दिन में हम उसे पूरी सुना सकते हैं। पहले उस समय हमें ज्यादा लग रहा था। जब आप ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको लगा हमारा स्कोर उसमें कम रह गया 10th में। अब क्या करता, मन लगता है अगर 10th वाला मिल जाए ना तो पक्का यूपी टॉप नहीं तो जिला टॉप तो करेंगे, समझ रहे। तो कम से कम अभी से इतना सक्रिय रहे ना, पोजीशन अच्छी आनी चाहिए एकदम। और जो भी रोज रिवीजन, देखिए जीएस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है रिवीजन से। जैसे चाय नाश्ता करते हैं, ठीक है, सुबह उसका भी रिवीजन करिए, जीएस का जितना पढ़ा है रिवीजन करिए, तो जितना ही ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आएगा। इधर सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए
क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इसी में कहा गया कि क्या कहा गया, महिलाओं को मताधिकार दिया जाएगा, मताधिकार दिया जाएगा। इसी में कहा गया कि यूपीएससी की एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम कहाँ होगा, भारत में होगा। और भारत में 1922 में कहाँ कराया गया, इलाहाबाद में। एग्जाम में पूछा जाता है आईसीएस का एग्जाम, यूपीएससी जिसे हम कहते पहले आईसीएस कहते थे, आईसीएस का एग्जाम कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। आईसीएस का एग्जाम कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। (1919) के समय की बड़ा घटना एक अजीब आती है, शायद आपको पता होगा, रॉलेट एक्ट। जरा रॉलेट एक्ट था, नाम था सिडनी रॉलेट, ठीक है, सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट पास हुआ कब, मार्च 1919 में। जरा समझिए इधर, मार्च 1919 में पास हुआ। और इस एक्ट को अपील बिना दलील का एक्ट कहा गया, जिसे अंग्रेज जब चाहते थे अरेस्ट कर सकते थे। इसके लिए देश में एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। कब हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। कब हुआ बताएं, नहीं पढ़ा है, कब हुआ, 6 अप्रैल को हुआ। 6 अप्रैल को हुआ और गांधी जी को इनवाइट किया गया कि गांधी जी आए और अमृतसर में आए, ठीक है। गांधी जी निकल पड़े अमृतसर के लिए और गांधी जी को 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया पूछा जाता है, कहां से गिरफ्तार किया गया, पलवल से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके गांधी जी को मुंबई भेज दिया गया। अगले दिन इधर 9 अप्रैल को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई, जरा सोचना इधर, जब पुलिस ने गिरफ्तार करने आई तो पता है 5 सिपाहियों को जनता ने मार दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक सिपाही अगर तुम्हें गिरफ्तार करने आए, तुम सिपाही को मार दो, फिर क्या होगा बताओ ना, हर जगह पुलिस रहेगी कि नहीं रहेगी? वो विकास दुबे वाला हाल होगा कि नहीं होगा? विकास दुबे वाली घटना होगी, जान से मार दोगे तब होगी, अगर बेल दोगे तो नहीं। अरे सही सब इधर। तो क्या हुआ, विकास ऐसे सब बढ़िया से लगे, ठीक है, विकास दुबे वाली जब घटना हुई तो क्या हुआ, लोगों को मार दिया गया, ठीक है। तो यहां पर जैसे 5 सिपाही मारे गए तो उस समय पूरा का पूरा प्रशासन जनरल ओडायर ने ब्रिगेडियर आर डायर को दे दिया। आर डायर सैन्य अधिकारी था, ब्रिगेडियर आर डायर ने क्या किया, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में क्या किया, सैन्य कानून लागू कर दिया। कहा आज से सेना का शासन करेंगे। तो उस समय इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में एक सभा बुलाई गई। कब बुलाई गई, 13 अप्रैल को सभा बुलाई गई। अच्छा तुम्हें पता है जब धारा 144 लागू होती है तो 4 लोग खड़े हो सकते, 3 लोग खड़े हो सकते, नहीं। अब यहां पर एक मीटिंग बुलाई गई। आर डायर सेना लेकर के पहुंच गया और उसने जलियांवाले बाग को घेर लिया। और घेरने के बाद उसने कहा कि अब जो है ये सभा असंवैधानिक है, क्योंकि इस समय धारा 144 लागू है, आप ऐसी सभा नहीं कर सकते हैं, तो आप यहां से जाएं। उसने बाग खाली करने के लिए मात्र 5 मिनट का समय दिया और बाग का गेट भी सकरा था। जब लोग 5 मिनट में नहीं निकल पाए, कुछ तो भगदड़ में मरे, फिर उसने आदेश दे दिया कि गोली चला दीजिए।
ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग कांड में हुआ। फिर उसके बाद खिलाफत होता है, फिर असहयोग होता है। असहयोग के बाद में फिर धीरे धीरे हम पहुंचते हैं कहाँ पर, 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम जो है, ठीक है, 1935 का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि भारतीय संविधान से जो लिया गया सबसे ज्यादा 1935 के अधिनियम से ही लिया गया। 1935 के अधिनियम में कहा गया था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। 1935 के अधिनियम में कहा गया अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, परंतु कोई देशी रियासत उस संघ में शामिल ही नहीं हुई, इसलिए वो अखिल भारतीय संघ की विचार जो था वो पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, इसी के बाद हम थोड़ा और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक हमारे यहाँ जो है 1942 में, ठीक है, 1942 में एक मिशन आया था, बताए, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है तो क्रिप्स मिशन पहली बार कहता है, क्या कहता है, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, परंतु ये कब किया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर किया जाएगा। ठीक है, और इसी दौरान इंग्लैंड में चुनाव आ जाते हैं, और इंग्लैंड में जब चुनाव आते हैं तो हमारे यहाँ जैसे पार्टियां हैं, ठीक है, सभी का एक घोषणा पत्र होता है, और उसमें ये कहती हैं कि हम अगर जीत जाएंगे, सत्ता में आएंगे, तो हम ये ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इंग्लैंड की एक लेबर पार्टी थी, और लेबर पार्टी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हम सत्ता में आए तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, सरकार किसकी बनी, लेबर पार्टी की बनी, और लेबर पार्टी ने क्या किया, तुरंत ही अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को, ठीक है, एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, और 3 मंत्रियों ने भारत आकर के सबसे पहले गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी से कहते कहते हम आपको आज़ादी देना चाहते हैं, बताइए कैसे दें। तो जो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन था, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस गांधी जी से मिला, गांधी जी से कहता हम तुम्हें आजाद करना चाहते, सबको आजादी देना चाहते। तो गांधी कहते अरे हमें अकेले नहीं, आजादी पूरे भारतवासियों को मिलना चाहिए। तो फिर शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, और सम्मेलन के बाद जो क्रिप्स मिशन वो कैबिनेट मिशन कहता है, जरा उस पर चर्चा करते, क्योंकि वहीं से संविधान सभा का गठन हुआ। तो अच्छा ये बताएं, हम संविधान पढ़ते क्यों, संविधान जरा इधर देखिए, इधर संविधान, ठीक है, ये तो संविधान के बारे में जो अधिनियम आए वो मैंने चर्चा कर दी। ये संविधान जो है विश्व में सबसे पहले किस देश में लिखा गया, अमेरिका। अगर तुमसे पूछे सबसे छोटा संविधान किस देश का है, अमेरिका का। अगर तुमसे प्रश्न पूछे अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। ठीक है, एक टॉकविल राजनीतिज्ञ, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान क्यों जरूरी है, बताएं, संविधान शासन को चलाने के लिए। ठीक है, जरा देखिए इधर, मैंने कल की क्लास में बताया था, जैसे ये राज्य है, राज्य के लिए हमें क्या चाहिए, निश्चित भूभाग, और क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए, और क्या चाहिए, सरकार चाहिए, और क्या चाहिए, श्रम प्रभुता चाहिए। इधर देखें, इनमें जो समन्वय है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वही संविधान है। इनके बारे में जो व्यवस्थाएं हैं वही संविधान है। जैसे हमने क्या किया, कोचिंग है, कोचिंग के कुछ नियम हैं, वो नियम क्या है, वो पुस्तक, जो नियम है वही संविधान है। जो देश के संदर्भ में जो नियम है वही क्या है, संविधान। ऐसी एक व्यवस्था जिसके अनुसार शासन का संचालन, ठीक है। जैसे कि बात करते संविधान के बारे में, ठीक है, तो संविधान एक जनरल सा प्रश्न आ जाता है, बहुत बार वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है, संविधान क्या है, संविधान एक पुस्तक है।
संविधान, फिर अगर आपसे पूछा जाता है संविधान क्या है, संविधान में शासन को चलाने के लिए नियमों आदि की व्यवस्थाओं का उल्लेख है। ठीक है, अगर हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो हमको ये बताया ना, जो संविधान है, संविधान का विचार सबसे पहले दिया किसने? संविधान का विचार विश्व में सबसे पहले दिया किसने? हाँ, ब्रिटेन में किसने दिया? ब्रिटेन सही है, किसने दिया? कोई बताए। संविधान का विचार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, संविधान का विचार सबसे पहले विश्व में दिया किसने? बताएं। सर हेनरी मैन। नोट कर लें, संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया? संविधान का विचार सबसे पहले सर हेनरी मैन ने दिया। इधर सर हेनरी मैन ने दिया। ठीक है, अगर हम भारत के संदर्भ में इसको पढ़ें तो हमारे यहाँ संविधान के बारे में सबसे पहले 1895 में, फिर उसके बाद गांधी जी कहते हैं भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। फिर हमने संविधान के बारे में कब पढ़ा? ठीक है, हमने क्रिप्स मिशन में पढ़ा, साइमन का वो क्रिप्स मिशन में पढ़ा, और फिर कैबिनेट मिशन में पढ़ा। ठीक है जरा, और इसी समय एक एमएन रॉय थे, एमएन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। ठीक है, हम संविधान सभा का जो गठन है किसके अनुसार हुआ? कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। और संविधान सभा का चुनाव जो है, चुनाव कब होता है बताए? नहीं, संविधान सभा का चुनाव बताए? जुलाई प्लस अगस्त 1946 में। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। समझिए इधर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इस बैठक में सबसे जो सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्यों चुना गया था? क्योंकि वो उम्र में सबसे ज्यादा सीनियर थे। प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था किस देश से ली गई है? क्या आप बताएं? प्रोटेम स्पीकर, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऐसा करते हैं, जितने भी प्रश्न आए अभी हम तुम्हें बता देते हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, हम तुम्हें क्वेश्चन देखते रहेंगे, आप नोट करते रहेंगे। जो नहीं आता है हम तुम्हें पूरा कवर करवा देंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बताएं प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था किस देश से ली गई? बताइए। प्रोटेम स्पीकर एग्जाम में पूछा गया है, प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहने वाले कहां के थे? बताए कहां के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। एग्जाम में पूछा गया इधर। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने लगभग 210 सदस्यों को उस दिन क्या किया? शपथ दिलाई। ठीक है, इसकी अगली बैठक कब हुई बताएं? 11 दिसंबर नहीं, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक हुई, उस दिन क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद स्पीकर। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अध्यक्ष चुना गया। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अगली बैठक जो आप बता रहे थे 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस दिन क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव। बिल्कुल सही, नेहरू। अच्छा, सब मोतीलाल नेहरू जी तो अब रहे नहीं। ठीक है, 1931 में निधन हो गया मोतीलाल नेहरू का।
ठीक है। इधर उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इधर मान लो स्पीकर महोदय, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो क्या है संविधान सभा, ठीक है। उधर मोतीलाल नेहरू, वो सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए, उन्होंने पेश किया पटल पे क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। माननीय मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, सब लोग इकट्ठा हुआ हूँ कि मैं भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है, जैसे आप यहाँ आए, मेरा उद्देश्य क्या है, कलेक्टर बनना, मुझे क्या नौकरी चाहिए, ठीक है, मुझे ज्ञान चाहिए, यही तो उद्देश्य है। तो बिल्कुल उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगली बैठक कब हुई बताएं, अगली बैठक नहीं, यही बोल रहे हैं, और अगली बैठक नहीं पता है, नहीं 22 नहीं दिसंबर नहीं भैया, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को अगली बैठक हुई, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया, पास किया गया और समितियों का गठन किया गया, ठीक है, समितियों का गठन किया गया। इसके बाद कुछ ही समय के बाद चार्ल्स बेबेज जो थे, बेबेज के बाद लॉर्ड माउंटबेटन मार्च में आ गए भारत। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे भारत आए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के संदर्भ में समझा। लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, कहते भारत का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रारूप बनाया, और प्रारूप बना करके जब पेश किया तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो कब होता है, 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947 को। ये डेट याद रखिए, यह मत कहिए 14 अगस्त या 15 अगस्त, उस दिन आजाद हुए थे, विभाजन हुआ 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और विभाजन हो जाने के बाद, ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर आता है, ठीक है, कि भारत में जो संविधान सभा के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे वो चुने गए थे, कहाँ से चुने गए थे, कहाँ से, बंगाल से, पहले बंगाल से चुने गए थे, जरा समझिए, इधर बंगाल से चुने गए थे। और फिर 3 जून को क्या हुआ, बंटवारा हो गया, और जब बंटवारा हुआ तो वो वाली सीट कहाँ चली गई थी, पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल क्या बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान। जब ये पूर्वी बंगाल में सीट चली गई तो जिसके कारण इन्होंने क्या किया, यहाँ से सीट छोड़ी। अब तो ये आंग्ल भारतीय तो थे नहीं, एंग्लो इंडियन तो थे नहीं कि जो इनको क्या किया जाता, संविधान सभा में शामिल किया जाता। तो इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जयकर महोदय ने अपनी सीट छोड़ दी। तो ये दोबारा फिर चुनाव कहाँ से लड़े थे, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से जब ये चुने गए, ठीक है, फिर ये जाकर फिर संविधान सभा में पहुंचे, और ये अगस्त 1947 में एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। याद है बाबा भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाले भारत के पहले। इधर भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हो गया। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। इधर कोई ऐसा है जिसे 8 12 की 12 पता है, कोई नहीं, ठीक है, हम तुम्हें याद कराएंगे उसके बाद जाएंगे। इधर 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, अनुसूची 8। इधर पहली अनुसूची, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, अपने को खुद अपने बारे में सोचें। इधर आप, अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे बारे में जाने, तो पता क्या है, इधर पहली अनुसूची में आप देखेंगे कितना बड़ा देश है, कितने राज्य हैं, कितना संघ शासित क्षेत्र है। पहली अनुसूची में क्या था, राज्य व संघ क्षेत्र, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या था, वेतन भत्ते। इधर थोड़ी देर के लिए समझे, इधर पहले हम 5 अनुसूचियां, इधर समझिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, मैंने किया, मान लो
मैंने क्या किया, मैंने देखा कितना बड़ा देश है, कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र हैं। मैंने क्या किया, पहली अनुसूची बना दी। फिर क्या हुआ, मैंने इन्हें क्या किया, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री, किसी को राज्यपाल, किसी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मैंने बहुत से पद दिए सबको। ठीक है, सबने कहा कि त्रिपाठी जी ऐसे काम नहीं चल सकता है, हमें क्या चाहिए, वेतन चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वेतन। तो मैंने कहा ये भी समस्या है, चलो वेतन भत्ते दे देते हैं। दूसरी अनुसूची में मैंने क्या दे दिया, वेतन। और जैसे मैंने वेतन देना शुरू किया, समझिए इधर, जैसे मैंने वेतन देना शुरू किया, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, सच में नहीं करता है। यहां तक तो प्लेटो कहता है, प्लेटो कहता है राजा वही है जिसके पास कोई संपत्ति ना हो, राज्य ही उसकी संपत्ति है, समझिए इधर। तो जैसे वेतन भत्ते मिलने लगे तो लोगों ने क्या किया, भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जैसे पता चला त्रिपाठी जी दिल्ली में है, केरल वाला केरल राज्यपाल लूट रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां लूटा जा रहा। तो क्या हुआ, मैं भी होशियार था, मैंने कहा अब नियुक्ति तो तभी होगी जब आप शपथ लेंगे। क्या तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ मिल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, राज्यसभा, चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कर दिया, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अच्छा, राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है, यूपी में। कितनी है, 31। ठीक है, अगला क्या किया मैंने, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, बताएं, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची और आठवीं अनुसूची, बताएं पांचवी अनुसूची में क्या, पांचवी अनुसूची नहीं पता है। पांचवी अनुसूची में मैंने देखा SC ST व आर्थिक रूप से जो कमजोर थे, ठीक है, उनके उत्थान के लिए काम किया। SC ST व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। उसके बाद पता है, मैं सुबह देर तक जब सोता था, मुझे 4 लोग बड़ा परेशान करने आते थे, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मैंने इन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए 4 राज्य बड़ा परेशान करते थे, कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने क्या किया, इन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 8 भाई, एक पिता के 8 पुत्र, और वो पता है एक को ज्यादा माने 7 नाराज होंगे कि नहीं नाराज होंगे। तो फिर वही हाल हमारे साथ हुआ, अन्य राज्य नाराज हो गए। तो मैंने कहा क्या किया जाए, बोले जो भी है आपके पास वो सब बांट दो ना। तो मैंने जितने विषय थे विषय बांट दिए। क्या है, विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। विषय बांटे, सूची थी, सूची कौन सी थी बताएं, केंद्र सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। जरा समझिए इधर। फिर जब मैं बांट रहा था, कोई तेलुगु बोले, कोई मराठी बोले, कोई बांग्ला बोले, मैंने कहा लेकर के आओ अपनी अपनी भाषाएं। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब कितनी भाषाएं हैं, 22। मूल संविधान में मैंने कितनी भाषाएं शामिल की थी, 14। वर्तमान समय में कितनी है, 22। क्लियर, देखिए फिर से देख लें, संघ राज्य, वेतन भत्ते, शपथ, सीटों का बंटवारा, SC ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, उसके बाद जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर उसके बाद विषयों का बंटवारा, फिर भाषा। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे देश आजाद हुआ, ठीक है, तो देश को विकास करने की जरूरत थी। विकास करने के लिए क्या है, रेलवे ट्रैक जाएगा भाई, कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई जाएगी, कहीं भाई गोला बारूद बंदूक वगैरह कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो जमीन कहीं ली जाएगी भाई, अधिग्रहण सरकार को करना पड़ेगा। और जब अधिग्रहण करेंगे तो किसान क्या होगा, किसान की संपत्ति जाएगी, किसान की जमीन जाएगी। समझिए इधर हुआ क्या, देखिए इधर हुआ क्या, जैसे किसान की जमीन ली गई, इधर समझिए,
किसान चला गया सुप्रीम कोर्ट में किसान ने कहा कि अरे ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, हमारी जमीन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जमीन संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है और हम अपनी जमीन आपको देना नहीं चाहते। अब रेलवे ट्रैक है, जैसे मान लो ये हमारा खेत है, ये आपका खेत है, ये किसी और का है, रेलवे लाइन आएगी और ये कहता नहीं आप ऐसा करिए, किनारे किनारे ले जाइए, रेलवे ऐसे से जाएगी क्या, फिर ऐसे मुड़ जाए, ऐसे रेलवे ट्रैक तो नहीं जा सकता है। तो देश के विकास के लिए प्रथम संशोधन किया गया और नवी अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन कब हुआ भैया? 1951। हाँ बस छोड़ दे, 2 मिनट छोड़ दे। पहला संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, देखिए फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट मैंने इधर इसीलिए लिखा पहला संविधान संशोधन, और कब हुआ? 1951। ठीक है, क्या जोड़ा गया? नवी अनुसूची जोड़ी गई इधर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर एक संविधान संशोधन हुआ, कौन? 52वां संविधान संशोधन। और पता है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। और 85 में उस समय प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। और अच्छा 10वीं अनुसूची, और जिसे क्या कहते हैं? दल बदल। जरा समझिए, दल बदल जैसे नहीं, हरदोई वाले तो ज्यादा जानते हो हमारे यहाँ मंत्री जी, ठीक है, वो तो एक बार बात हो रही थी, हमारे भी अच्छे व्यवहार है फिलहाल, तो वो कहते हैं कि जैसे तुमने पौधे में, गमले में पौधा देखा है, पौधा जब बड़ा होने लगता है तो लोग क्या करते हैं? उसे काट देते हैं, काट करके उसे फेंक देते हैं, या उसे दूसरे गमले में नहीं चलता है उसे हटा देते बिल्कुल। पर मैं वो पौधा नहीं हूँ, मैं देखता हूँ मेरा आकार बढ़ रहा है तो मैं गमला स्वतः ही बदल देता हूँ, ठीक है। वैसे तुमने कुमार विश्वास को सुना होगा, हरदोई वो क्या कहते हैं यूपी ऐसा है जहाँ पर बहुत से मंत्री हैं, एक खेल मंत्री, दूसरा कूद मंत्री, जो दूसरी पार्टी से कूद करके आया है। तो यहाँ पर पता है दल बदल वाला बड़ा सिस्टम था, तो दल बदल को रोका गया कब से पता है? ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985। प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। यहाँ पर कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इधर देखिए फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पता है 73वें संविधान संशोधन। 73वां 1992 लगाए, देखे ना, 93 नहीं, समझिए इधर 1992। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो 1993 इधर। अच्छा इसमें भी समझ ले जरा कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची के समय में प्रधानमंत्री और 12वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में पंचायती राज्य व्यवस्था, और इसमें विषय कितने हैं? 29। और इसमें नगर पंचायत है, इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18। आप देखिए अगली क्लास जब भी हो, ठीक है, तो आप इसे बंद कर दीजिए, अगली क्लास जब भी हो थोड़ा पढ़कर के आए।